कक्षा 7 के विद्यार्थियों को अभी अपने पहले वीडियो में मैंने पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर का कुछ अंश समझाया था। तो मैं इसी पाठ को लेकर अपने दूसरे वीडियो में आगे बढ़ते हुए आगे की बातों को समझाऊंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले वीडियो की चीज़ को याद दिला दूं कि रक्त की कमी किन कारणों से होती है। जब हम पौष्टिक आहार नहीं करते हैं तो हमें थकान होने लगती है, हमें अच्छी तरह से हमारा कहीं मन नहीं लगता है, नींद नहीं आती है, तो हम एनीमिक हो जाते हैं, एनीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, रक्त की शरीर में कमी होने लगती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने पहले वीडियो में समझाया है। उसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ते हुए दूसरे वीडियो पर आती हूँ। वसंत भाग 2 के दूसरे वीडियो में मैं पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के आगे के अंश को लेकर आपको समझाती हूँ। तो मैं याद दिला दूं कि दिव्या के भाई अनिल के साथ डॉक्टर दीदी की वार्तालाप हो रही है। डॉक्टर दीदी अनिल को समझा रही हैं रक्त की महत्ता, शरीर में खून की महत्ता क्या है, कि शरीर में रक्त अगर शुद्ध और सही मात्रा में नहीं होगा तो क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। ये सारी बातें प्रश्न के रूप में अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है और डॉक्टर दीदी उसके सवालों का जवाब देती हैं। तो अनिल अगला सवाल करता है, तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल का ये सवाल है। तो डॉक्टर दीदी उसका क्या उत्तर देती हैं? डॉक्टर दीदी क्या देती हैं उत्तर, ये ध्यान से सुनिए। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पांव न घूमें। अब अनिल ने सवाल किया कि तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया जैसे रोग से बच सकते हैं? डॉक्टर दीदी ने समझाया कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे कारणों में एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग पौष्टिक आहार नहीं लेते। तो हमारे देश में पौष्टिक आहार की कमी के कारण अधिकांश लोग एनीमिया जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा इस रोग के फैलने का जो और बहुत बड़ा कारण है, इस रोग के होने का बहुत बड़ा कारण ये है कि पेट में कीड़ों का हो जाना। प्रायः आपने सुना होगा, छोटे बच्चों में प्रायः ये होता है कि पेट में कीड़े हो गए हैं, जिसके कारण उन्हें मिचली आती है, पेट में दर्द होता है, कभी कभी शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, खाना अच्छा नहीं लगता है, उल्टियाँ महसूस होती हैं। इसके कई ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, बच्चा कमज़ोर होने लगता है। तो इसका बहुत बड़ा कारण होता है पेट में कीड़ों का होना। यदि हम चिकित्सक के पास जाते हैं बच्चे को लेकर
तमाम शिकायतों के साथ। तो डॉक्टर ये कहता है कि इसके पेट में कीड़े हैं और कीड़े की दवा दे देता है। और तो और कभी कभी ये भी कहता है कि साल भर में एक बार बच्चे को पेट में कीड़ों की दवा ऐसे ही दे देनी चाहिए। तो इस तरह से इन कीड़ों के अधिकता पर भी कभी कभी रक्त की कमी होने लगती है। और ये कीड़े, सबसे बड़ा सवाल कि ये कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं। तो ये इसका कारण ये है कि बच्चे प्रायः नंगे पांव ज़मीन पर घूमते हैं, और अगर हमें इन चीज़ों से बचना है तो पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ को ही हम ग्रहण करें। भोजन करने के पूर्व हम अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लें, स्वच्छ साफ पानी पिएं। और डॉक्टर दीदी ने बताया कि एक प्रकार के कीड़े ऐसे भी होते हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर होते हैं, जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते। ये भी नंगे पांव चलने से त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करके आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो इनसे बचने का जो सहज उपाय है ये है कि सबसे बड़ी बात कि किसी को भी खुले में शौच के लिए नहीं जाना चाहिए, और खेतों खलिहानों ज़मीन पर नंगे पांव इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे नंगे पांव इधर उधर घूमेंगे तो ये पैर के त्वचा से, तलवे से होकर ये आंतों तक पहुंच जाते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से डॉक्टर दीदी ने अनिल को ये सारी वजहें बताई, कारण बताए एनीमिया से बचने के लिए कि रक्त की कमी को अगर बचाना है तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह ध्यान में रख कर चलना होगा। अब आगे देखिए क्या होता है। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल ने जब ये सारी बातें डॉक्टर दीदी की बताई सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कह पड़ता है कि अरे दीदी, आपने तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को बता दी, जिसको कि हम सामान्य होते हुए भी नहीं जानते थे। वह पल भर सोच में डूबा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम। अब अनिल ने दूसरा सवाल किया डॉक्टर दीदी से। कहा कि आपने ये भी बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और प्लेटलेट भी होते हैं, शरीर में इनका होने की क्या आवश्यकता है, ये क्या काम करते हैं शरीर के लिए। ये सवाल अनिल ने डॉक्टर दीदी से किया। अब डॉक्टर दीदी ने उसके सवाल का जवाब देते हुए समझाया। क्या समझाया देखिए। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाया। जब अनिल ने पूछा कि सफ़ेद रक्त कण और बिंबाणु प्लेटलेट का हमारे शरीर में क्या काम है, क्या रोल है, ये हमें किस तरह से महत्व देते हैं, किस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, तो डॉक्टर दीदी ने समझाया कि सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के सिपाही हैं। कहने का मतलब कि यदि शरीर में सफ़ेद रक्त कण नहीं होंगे तो हमारे भीतर रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। शरीर पर जब कोई रोग धावा बोलेगा तो उससे हम अपने शरीर की बचत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सफ़ेद रक्त कण ही रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, हमें इनसे डटकर मुकाबला करने की ताकत देते हैं और रोगों को हमारे भीतर घर नहीं बनाने देते।
तो हर प्रकार से रोगों की रक्षा करने का काम सफ़ेद रक्त कण होते हैं, इन्हीं का काम है। इसीलिए यहाँ पर डॉक्टर दीदी ने उसे वीर सिपाही की संज्ञा दी कि वीर सिपाही की तरह ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। आगे देखिए, और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब डॉक्टर दीदी ने समझाया कि सफ़ेद रक्त कण जो होते हैं वे तो वीर सिपाही का काम करते हैं, वे हमारे शरीर की रक्षा करते हैं रोगों से। अब प्रश्न उठता है कि प्लेटलेट क्या काम करते हैं, बिंबाणु जिनको कहते हैं हिंदी में। तो प्लेटलेट का काम क्या है कि चोट लगने पर रक्त जमाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें वे मदद करते हैं। किसी स्थान पर कट जाए फट जाए तो आप रक्त निकले, थोड़ी देर उसको हवा के संपर्क में हाथ को रखिएगा तो उस जगह का जो रक्त है, खून है, वो गाढ़ा होने लगता है। तो गाढ़ा होने का कारण क्या है कि रक्त में एक प्रकार का प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा यानी कि एक प्रकार की ये प्रोटीन है जो शरीर में रक्त के साथ होती है। जब कहीं कट फट जाता है तो ये प्लाज्मा जो रहता है, जो प्रोटीन है प्लाज्मा के रूप में, ये मकड़ी के जाले की तरह उस कटे स्थान पर चिपक जाता है और चिपकने के साथ जो प्लेटलेट होते हैं उसी जाले के ऊपर चिपक जाते हैं और तब कटी हुई जगह पर एक दीवार की तरह बन जाती है, दरार भर जाती है और उस जगह पर रक्त निकलना बंद हो जाता है। यानी ये जोर से आप दबा लीजिए, रक्त 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, रक्त गाढ़ा हो जाएगा। उसके पीछे जो प्रक्रिया है वही है कि प्लाज्मा उसे गाढ़ा कर देता है, प्लेटलेट जो है वो उस दीवार पर आकर जाले की तरह चिपक जाता है, दरारें भर जाती हैं और रक्त निकलना बंद हो जाता है। तो डॉक्टर दीदी ने ये सारी प्रक्रिया अनिल को समझाई। अब अनिल ने आगे क्या पूछा देखिए। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अब अनिल का सवाल बिल्कुल सही था। बहुत बार ऐसा होता है कि चोट बहुत गहरी लगी होती है, खून जल्दी बंद नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अनिल के मन में उत्सुकता जगी और उसने डॉक्टर दीदी से सवाल कर लिया कि जब घाव बहुत गहरा हो तो आखिरकार ये कैसे बंद होगा? तो डॉक्टर दीदी ने समझाया, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अब डॉक्टर दीदी ने बताया कि हाँ, अगर चोट ज़्यादा लगी हो तो परेशानी हो सकती है, खून ज़्यादा बह सकता है। ऐसी स्थिति में रोगी को सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाना आवश्यक है, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने के पूर्व हमें क्या करना चाहिए? उस जगह पर जहाँ से रक्त बह रहा है, खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, एक साफ कपड़ा कस के बांध देना चाहिए। दबाव पाकर खून का जो बहाव है वो कुछ कम हो जाएगा। कभी कभी घाव बहुत गहरा रहता है तो डॉक्टर के पास भी कोई उपाय नहीं होता तो वो उस जगह पर टाँके लगा देता है ताकि जो हमारा उस जगह का चमड़ा है वो आपस में चिपक जाए, बहाव कम हो जाए और उसके ऊपर घाव पर खून जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन जो है उसको गाढ़ा कर देगा और प्लेटलेट उस पर जाले बनाकर उस जगह को भरने का काम करेंगे, तो रक्त बहना बंद हो जाएगा। तो डॉक्टर दीदी ने ये सारी बातें अनिल को समझाई। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर
बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब डॉक्टर दीदी ने समझाया कि अगर घाव बहुत गहरा है, खून बहुत बह गया है, ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक विकट समस्या आती है कि हम उसे बाहर से रक्त चढ़ाएं, अन्यथा रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो रक्त चढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अब डॉक्टर दीदी ने तो समझा दिया कि रक्त चढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, रोगी को ज़रूरत पड़ सकती है। अब अनिल का सवाल अगला देखिए क्या है। अनिल क्या पूछता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो अनिल का सवाल बिल्कुल सीधा साधा था। कोई भी सामान्य व्यक्ति यही पूछेगा कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून हम लेकर के रोगी को चढ़ा सकते हैं? तो डॉक्टर दीदी ने बड़ा अच्छा सा उत्तर देकर इस बात को समझाया। तो मैं उस आगे के अंश पर आ जाती हूँ, उसको आपको समझाती हूँ। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 प्रमुख वर्गों में बांट दिया जाता है। अब इन्होंने डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हर किसी का रक्त हर किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता। हर किसी के खून को, जो देखने में सबका खून लाल ही होता है, मगर गुणों के आधार पर ये अलग अलग होते हैं। तो गुणों के आधार पर एक तरह का रक्त हो तभी रोगी को चढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि रक्त को हम 4 प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। ज़रूरतमंद व्यक्ति को के रक्त समूह की सबसे पहले हम जांच करेंगे कि कौन से ग्रुप का उसका खून है। फिर हम उसके लिए उसी ग्रुप का, उसी समूह का, रक्त समूह का रक्त ढूंढेंगे और फिर चढ़ाएंगे, तो हम रोगी की जान बचा सकते हैं, अन्यथा हमें परेशानी हो सकती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि रोगी के रक्त समूह का रक्त हमें मिलता नहीं। घर वालों के पास भी ऐसे लोग नहीं होते हैं कि वे रक्त दें और उसी समूह का, उसी ग्रुप का मिल जाए। तो अनिल ने ये भी सोचा कि रक्त समूह का खून मिलना क्या बहुत आसान होता है कि सबके रक्त समूह एक जैसे होते हो? तो उसने आगे सवाल किया, लेकिन ज़रूरत के समय यदि रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? बड़ा अच्छा सा सवाल था अनिल का कि मान लीजिए रोगी को खून की तुरंत आवश्यकता है और आसपास उसके घर, रिश्तेदार और दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका रक्त समूह रोगी के रक्त समूह से मिल रहा हो, जिसका ब्लड ग्रुप रोगी के ब्लड ग्रुप से मिल रहा हो, तब तो बड़ी परेशानी हो सकती है। तब क्या करना पड़ेगा? अब डॉक्टर दीदी ने ऐसी स्थिति को भी अनिल को समझाया। और क्या समझाया कि ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। अब डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाया कि आपात स्थिति जब आ जाती है, रोगी की जान जाने की स्थिति है, आपात स्थिति उसी कहे मुश्किल की घड़ी, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ब्लड बैंक के पास दौड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि हर अस्पतालों में भी ब्लड बैंक होते हैं। शहर में भी एक सरकार की ओर से ब्लड बैंक का स्थान होता है। तो ऐसी स्थिति में हम अस्पतालों से या ब्लड बैंक से जाकर उस रक्त समूह का रक्त ले लेते हैं और रोगी को उसी को चढ़ाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है कि इन ब्लड बैंक में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे। तो रक्त का भंडार सुरक्षित रखने के लिए क्या करना होगा हमें?
समय समय पर रक्तदान होना चाहिए। यदि हम किसी ब्लड बैंक से लगातार रक्त लेते रहेंगे और देंगे नहीं तो वहाँ रक्त की कमी हो जाएगी। फिर कभी हमें आवश्यकता पड़ने पर अधिक दिक्कत आएगी, जब हम रोगी के लिए बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि उसे रक्त तुरंत चाहिए, तो ब्लड बैंक भी कह देगा कि हमारे पास खून इस समूह का नहीं है। अब हमारे पास परेशानी होगी कि हम उसको उस समय खून कहाँ से चढ़ाएं। तो ब्लड बैंक को समय समय पर यदि हम खून देते रहेंगे, रक्तदान करते रहेंगे, तो इस तरह की परेशानियों से हम बच सकते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने आपात स्थिति की स्थिति को भी समझाया कि रक्तदान करना भी आवश्यक है। अगर रक्तदान नहीं होगा तो आवश्यकता पड़ने पर हमें ब्लड बैंक से ब्लड नहीं मिलेगा और ऐसी स्थिति में हम रोगी की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ब्लड बैंक के पास जाते हैं और समूह का रक्त मांगते हैं तो हमें उसके बदले में अपने किसी भी समूह का ब्लड बैंक को देंगे तो वो हमें रोगी के रक्त समूह का रक्त दे करके रोगी की जान बचाने में मदद करता है। तो डॉक्टर दीदी ने ये सारी चीज़ें अनिल को समझाई कि ब्लड बैंक रक्त को कैसे सुरक्षित रखता है। अब देखिए अनिल का अगला सवाल क्या है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा। अब अगला सवाल अनिल ने किया कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, क्योंकि अनिल की उम्र अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो उसका ये पूछना बिल्कुल लाजमी था, सही था कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, क्या हर एक व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो डॉक्टर दीदी ने बड़े अच्छे से अनिल को समझाया कि नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। अब डॉक्टर दीदी ने समझाया कि नहीं नहीं, अभी तुम्हारी उम्र जो है रक्तदान की नहीं हुई है, तुम रक्तदान की योग्य नहीं हो। किसी भी व्यक्ति को रक्तदान करने के लिए कम से कम 18 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है और साथ ही साथ उसका स्वस्थ होना भी आवश्यक है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। यदि वो किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है तो उसे डॉक्टर रक्तदान की सलाह नहीं देता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को रक्तदान देने के पूर्व विभिन्न परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के परीक्षण देने पड़ते हैं, उसके रक्त समूह की जांच होती है, तब कहीं जा कर के उसे रक्तदान करने की अनुमति मिलती है। पूरी जांच के बाद डॉक्टर इस बात के लिए तैयार होता है कि अब यह व्यक्ति स्वस्थ है और इसकी उम्र भी 18 साल से अधिक है, तो ये रक्तदान कर सकता है। अब डॉक्टर दीदी ने अनिल को आगे क्या समझाया कि एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने में कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। अब डॉक्टर दीदी ने समझाया कि रक्तदान करने के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है कि उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसे स्वस्थ होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि एक बार जब डॉक्टर किसी व्यक्ति से रक्त लेता है तो वह मात्र 300 मिलीलीटर ही रक्त ले सकता है, इससे ज़्यादा रक्त वो नहीं लेता है। तो लोगों के मन में
ऐसी धारणा है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है, लेकिन डॉक्टर दीदी ने अनिल के माध्यम से सबको ये समझाया है कि ये धारणा निराधार है, ये ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। रक्तदान करने से कमजोरी नहीं होती। ये शरीर की जो बनावट है, इसका जो स्वाभाविक गुण है, उस रक्त की कमी को वो अपने आप पूरा कर लेता है। तो इस तरीके से ये धारणा भी बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। अब डॉक्टर दीदी ने समझाया कि हमारे शरीर की जो बनावट है, उसका जो स्वाभाविक गुण है, उसके आधार पर ये जो रक्तदान किया हुआ रक्त है, उसको वो बड़ी आसानी से बना लेता है। और तो और डॉक्टर दीदी ने अनिल को ये भी बताया, वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। अब डॉक्टर दीदी ने बताया कि एक मानव शरीर के भीतर 5 लीटर खून होता है। 5 लीटर खून शरीर के अंदर होता है। यदि इसमें से किसी की जान बचाने के लिए कभी अगर हमें 300 मिलीलीटर रक्तदान करना पड़े तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। वो किसी के लिए जीवनदान का काम है, जीवनदान बन जाएगा, रोगी की जान बच जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो रोगी की जान बचाने के लिए मात्र 300 मिलीलीटर रक्त एक व्यक्ति से निकाला जा सकता है। डॉक्टर दीदी ने जब अनिल को भली प्रकार ये सारी बातें समझाई तो अनिल को भी लगा कि रक्तदान कितना आवश्यक कार्य है। रक्तदान को महादान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि रक्तदान करने से हम आपात स्थिति में फंसे हुए रोगियों की जान बचा सकते हैं। यदि उनके घर का कोई भी व्यक्ति रक्तदान करने योग्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक से रक्त लेकर उसकी जान को आसानी से बचाया जा सकता है। तो जब अनिल ने ये सारी बातें सुनी तो अनिल को लगता है कि उसके मन में भी ये धारणा आती है कि फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। डॉक्टर दीदी ने इतनी अच्छी तरीके से सारी बातें अनिल को समझाई कि उसने भी ये अपने मन में प्रण कर लिया कि मैं भी जब बड़ा होऊंगा तो मैं भी रक्तदान नियमित रूप से करूँगा। तो डॉक्टर दीदी को बड़ा अच्छा लगता है कि उसकी बताई बातों का असर अनिल पर है, तो वो बोल पड़ती हैं, शाबाश अनिल, शाबाशी देती हैं। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए उसे शाबाशी दी। शाबाशी दे करके कहा कि शाबाश अनिल, बहुत अच्छा है, तुम्हारे जैसी ही सोच अन्य लोगों की भी होनी चाहिए, क्योंकि रक्तदान से कोई परेशानी नहीं होती। रक्तदान मनुष्य के लिए आवश्यक है। कभी कभी लोगों की जान बचाने के लिए उसे रक्तदान करना चाहिए। बस 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उम्र 18 वर्ष से कम न हो और वह व्यक्ति किसी तरह की बीमारी से ग्रसित न हो, स्वस्थ हो। कुल मिला के कहना चाहिए कि वह व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो। तो अगर वो स्वस्थ है तो रक्तदान कर सकता है। और डॉक्टर कभी भी 300 मिलीलीटर से ज़्यादा रक्त उसका नहीं लेते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने ये सारी बातें अनिल के माध्यम से बताई, जो आज हमारे लिए भी जानना, बच्चों के लिए भी जानना आवश्यक है। तो कक्षा 7 के विद्यार्थियों को अगर इतना ज्ञान होता है कि रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है, कितना आवश्यक है, शुद्ध रक्त रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कितनी वर्ष का व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, एक बार में डॉक्टर कितना रक्त लेता है और रक्तदान करना क्यों आवश्यक है, रक्त के क्या क्या रूप होते हैं, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, मानव शरीर में कितना रक्त होता है, ये सारी बातें इस पाठ के साथ बताई गई हैं। तो रचनाकार यतीश अग्रवाल ने पाठ में ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। तो इस आधार पर यह पाठ विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, विज्ञान की चीज़ें भी हमें सिखाता है। हिंदी विषय में भी विज्ञान की चीज़ें हमें
जानने को, समझने का मौका मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप पाठ को दोबारा पढ़िए, बार बार पढ़िए। ये विज्ञान की चीज़ है, इसके लिए आप अपने घर के बड़ों को, लोगों को समझाइए, रक्तदान का महत्व बताइए। तो ये चीज़ें हमेशा अच्छी साबित होंगी, आपका ज्ञान सब तक पहुंचेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसी के साथ ये पाठ पूर्ण हुआ।